आपको ऑर्डर दिया कि पैसे मिलें तो आगे बता दें कि पैसे मिल गए, और आप ये कह के गए कि हमें अगर पैसे मिल गए तो हम इलेक्शन करा देंगे। लेकिन अब फिर वही पुरानी पख पे आ गए हैं, 8 अक्टूबर वाली, और अनारकी फैलेगी, 77 और 70 में ये हुआ। और आज भी आपके प्रोग्राम से मैं एक बड़ी बात करने लगा हूं, मैं जुडिशियल कमीशन की डिमांड करने लगा हूं कि इलेक्शन कमीशन ने अब तक साबित कर दिया है कि वो इस लायक नहीं है कि इस मुल्क में इलेक्शन करवा सके। आइन ने इतने ज़्यादा इख्तियारात दिए हैं इलेक्शन कमीशन को कि उनको तो कोर्ट के पास आने की ज़रूरत ही नहीं थी, और वो खुद इनको ऑर्डर कर सकते थे, और अगर ये ऑर्डर ना मानते तो उसके लिए आइन में सजाएं मौजूद हैं। वो भैया आईने पाकिस्तान में एक बात है, 90 दिन में इलेक्शन होने, और 10 फरवरी को लाहौर हाई कोर्ट के सिंगल जज ने कह दिया था कि 90 दिन में इलेक्शन कराने हैं। इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी गैर कानूनी और गैर आईनी तौर पर काबीना बनी हुई है, पोल डे अभी तक नहीं दिया, और गवर्नर फिर रहा है। ऐसे गवर्नर को उठा के बाहर फेंके, गवर्नर को हटाएं, आर्टिकल 4, 5 इसके खिलाफ जितने भी कार्रवाई करनी है वो कार्रवाई करें। आप सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका मेज़बान समीम रहीम, और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्ज़िया। मेरे साथ लाहौर से अज़हर सदीक़ साहब हैं, और थोड़ी देर में ताबिश भट्ट साहब भी हमें लाहौर से ज्वाइन करेंगे। वो हमारे रिपोर्टर हैं, लेकिन वो होंगे ज़मान पार्क। और आज अज़हर सदीक़ साहब से हमने टाइम इसलिए लिया कि मैं देख रहा था पिछले 2 दिनों से जियो टीवी पर जाकर वो जो बखिए उधेड़ रहे थे, तो मैंने सोचा कि आज उन्हें हम दावत देते हैं कि वो हमारे साथ आए, और मामलात इस तरह के हैं कि ये वाकई आज भी बखिए उधेड़ने की ज़रूरत है, वरना जो कुछ हो रहा है इस मुल्क में इससे पहले हमने कभी नहीं देखा था। अज़हर साहब, सबसे पहले तो मैं आज जो अब रिपोर्ट जमा हुई है इलेक्शन कमीशन की, उसमें उससे पहले मीटिंग्स का भी है कि हमारी जो एजेंसीज़ के लोग हैं उन्होंने एक बाकायदा ब्रीफिंग दी जाके, और जज साहब को कि सिक्योरिटी के हवाले से क्या सिचुएशन है। अब वो क्या ब्रीफिंग थी, उसका क्या आउटकम है, वो अभी हम इंतज़ार कर रहे हैं कि लेट्स सी के जो ऑर्डर आता है सुप्रीम कोर्ट से उससे हमें पता चलेगा। लेकिन इलेक्शन कमीशन फिर अड़ा हुआ है, अपनी जो बात उन्होंने दी है कि जी फंड्स तो नहीं मिले, लेकिन साथ फिर यही कि अगर 8 अक्टूबर से पहले इलेक्शन हुए तो अनारकी फैलेगी, और पहले भी ऐसे हुआ, पहले भी ये मुकदमा पीडीएम का वो लड़ रहे हैं। तो ये क्या है इनका, ये मतलब मैं जैसे हम आपस में गुफ्तगू करते हो कहते हैं कि भाई तुसी मामे लगते हो, आपको ऑर्डर दिया कि पैसे मिलें तो आगे बता दें कि पैसे मिल गए, और आप ये कह के गए कि हमें अगर पैसे मिल गए तो हम इलेक्शन करा देंगे। लेकिन अब फिर वही पुरानी पख पे आ गए हैं, 8 अक्टूबर वाली, और अनारकी फैलेगी, 77 और 70 में ये हुआ। ये तो इटसेल्फ जो वो बार बार सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जो ये बात करते हैं, तो ये तो एक उनको चिढ़ाने वाली बात है, ये तो एक आइन की, कानून की वायलेशन वाली बात है जिस पर वो अड़े हुए हैं। अज़हर सदीक़ साहब, बहुत शुक्रिया समीम इब्राहिम साहब। वो बातें सिर्फ इतनी हैं क्यों जो कि लोगों के पास कहने को बात कोई नहीं है। तो जब प्रोग्राम्स में साथ बैठता हूँ, आपको पता है मैंने जरा अवॉइड किया था, लेकिन अब इन सब लोगों के साथ बैठना, और ये दे कैंट स्टैंड, खड़े नहीं हो सकते हैं। ये सिर्फ हवाई बातें हैं, झूठ इतना बोलते हैं। बहरहाल इन चीजों को एक तरफ रखें, लेकिन मैं एक बात आपको बता दूं समी साहब, मैं जो बात बड़े अरसे से कहता आया हूं कि इलेक्शन कमीशन एक बाइस्ड, एक ऐसा इदारा है जो नाकारा हो चुका है, जिसमें ना सकत है उठने की, खड़ा होने की, ना बैठने की, सांस इसके आखिरी दमों पर है। ओवरऑलिंग की जरूरत है इस इदारे को। इस इदारे में से जो माफियाज पहले के छुपे हुए बैठे हैं, जो मुख्तलिफ सियासी जमातों ने रखे हैं, वो निकालने की जरूरत है। और आज भी आपके प्रोग्राम से मैं एक बड़ी बात करने लगा हूं, मैं जुडिशियल कमीशन की डिमांड करने लगा हूं कि इलेक्शन कमीशन ने अब तक साबित कर दिया है कि वो इस लायक नहीं है कि इस मुल्क में इलेक्शन करवा सके, जो इस शक्ल में बैठा हुआ इलेक्शन कमीशन। हम अरबों रुपया इनको पैसा देते हैं, किस लिए देते हैं? साफ शफाफ इलेक्शन कराने हैं। एक ही तो काम करना है उसने। भाई अगर नहीं कर सकते घरों में जाकर बैठो, क्यों यहां बैठे हुए हो तुम लोग? मुश्किल से मुश्किल, यानी मैं एक बात कर रहा हूं, एक फौजी है, फौजी का काम जंग लड़ना है, तो जंग तो हर हालत में लड़ेगा वो।
मैं एक सिविलियन हूं, मैं सिविलियन में जो जिम्मे काम है मैंने वो काम कर रहे हैं, दिन हो रात हो, तूफान हो, बारिश हो, जल्जला आ जाए, यहाँ पर अदालतें आपको पता है खुल के बातें हुई, जंग व जदल जारी हो, मगर अदालतें इंसाफ हो रही हो तो कुछ नहीं हो सकता। ये रिकॉर्ड की चीजें हैं। आज मैं बड़ी तल्ख बातें करूंगा आपके साथ। इलेक्शन कमीशन व्हाइट पेपर शाया होना चाहिए, उसमें मैं डेटा इकट्ठा कर रहा हूं और मैं बता दूं, मैं साबित कर सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन की नाइल, यानी मैं एक छोटी सी बात करूं, इनको एक इख्तियार दिया गया सेक्शन 10 का, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का, कंटेम्प्ट ऑफ ट्राइब्यूनल का। अच्छा, वो किस लिए दिया गया था? अच्छा, क्या किया इन्होंने? मां सिवाय पीटीआई, इमरान खान, उनको कंटेम्प्ट में नोटिस, कंटेम्प्ट अल्टीमेटली फिर हमें चैलेंज करना पड़ा, ओ भैया तुम अदालत नहीं हो, तुम ट्राइब्यूनल नहीं हो, तुम कोर्ट नहीं हो। वो इख्तियार किस लिए दिया गया था, आप जरा समझिएगा बात को। मैं बारी बारी आपको आज सारी बातें बताऊंगा, सारी हकीकत बताऊंगा आपको मैं। मिसाल के तौर पर अगर आप छोटी सी बात को यूं उठाकर देखें, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन करवाने का कहा, और फिर देखें जब आईने पाकिस्तान बना 1973, ये मेरे हाथ में किताब में अक्सर पास रखता हूं अपने, 220 आर्टिकल है, और 220 आर्टिकल अगर आप खोल के देखें तो आपको अंदाजा होगा है क्या, इतने बड़े इख्तियारात ये क्यों दिए इलेक्शन को? आपके मुल्क ने आगे चलना है, प्रियम्बल पढ़ लें, जो दिबाचा है आइन का, और आइन के दिबाचे में आम आदमी के लिए वो समझ आ जाएगी। और जरा सुनिएगा क्या है, मैं पहला लफ्ज छोड़ रहा हूं, जहां सॉवरेनिटी अल्लाह ऑलमाइटी अल्लाह के हवाले से है, whereas it is the will of the people of Pakistan to establish an order। ये विल है उनकी, क्या है? विल ऑफ वेयर इन द स्टेट, लव स्टेट है, गवर्नमेंट नहीं है। और ये स्टेट और गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट जो मौजूदा लोगों ने सत्यानाश कर दिया है, स्टेट शैल एक्सरसाइज इट्स पावर एंड अथॉरिटी थ्रू द चूजन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। ये आईने पाकिस्तान कहता है कि इसको गवर्न किसने करना है? मुंतखब शुदा लोगों ने। और जब ये बना, और ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट की एक बेहतरीन जब ये बना तो, और इसने एक एक चीज को कैटर किया, लेकिन हमने क्या किया? हमने हर चीज को उठाकर रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। खुदा रहा यार, यानी इस आईने पाकिस्तान की कोई कदर कर ले भाई, कोई कदर करने के लिए तैयार नहीं है। जो इदारे बैठे हुए हैं वो उस छड़ी पे, उस शाख में बैठे हैं, उसी को काट रहे हैं। जरा लफ्ज सुनिएगा, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज टू असिस्ट कमीशन। लफ्ज है, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ ऑल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज in federation and in province to assist the commissioner and the election commission in the discharge of his or their function। जरा सोचिएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल माइंड, यानी आज कहेंगे आप जनाब पैसे दो, ये कौन होते हैं रोकने वाले पैसे? और ये पैसा जो है वो मानत है टैक्सों का। नहीं, वो ये बात आपने बड़ी खूबसूरत कही है कि आइन ने इतने ज़्यादा इख्तियारात दिए हैं इलेक्शन कमीशन को कि उनको तो कोर्ट के पास आने की ज़रूरत ही नहीं थी, और वो खुद इनको ऑर्डर कर सकते थे, और अगर ये ऑर्डर ना मानते तो उसके लिए आइन में सज़ाएं मौजूद हैं। तो इन्होंने तो, क्योंकि ये हुकूमत के साथ मिले हुए हैं, वो कहते हैं ना कि इलेक्शन कमीशन इनका एक घर की लौंडी है, और वो जो उसको ऐसा बंदा ऊपर बिठा दिया उन्होंने कि जिससे चाहें जो वो अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले ले रहे हैं। और इसने आज रिपोर्ट ये जमा करानी थी कि पैसे मिले हैं या नहीं, लेकिन वो आके मुकदमा पीडीएम का प्लीड कर रहे हैं कि जी ये 8 अक्टूबर से पहले तो ज़मीनी हक़ाइक़ देख के हमने ये डेट दिया था। इलेक्शन कमीशन को ये मालूम होना चाहिए, और उनको ये मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग के दौरान और लाहौर हाई कोर्ट में ये सारे मामला डिस्कस हुए, जिसके बाद अदालत ने करार दिया कि 90 दिनों के अंदर इलेक्शन होना मैंडेटरी है, ये आइन कहता है। उसके बाद जो ये सारी तौजीहात आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ, ये राजा सुल्तान सिकंदर, इनकी कोई गुंजाइश नहीं है, दैट मैटर इज सेटल्ड। लेकिन ये फिर आज उसको इन्होंने इलेक्शन कमीशन ने जिंदा किया। तो जो आप बात कर रहे हैं ये तो बाइस्ड है, पहले भी पता था, लेकिन एवरी डे इस पे मोहर लगा देते हैं कि ये जो इलेक्शन कमीशन है ये बाइस्ड है। अच्छा, मैं अब चूंकि मैंने आर्टिकल 220 पढ़ा तो सेक्शन 10 है, The Commission may exercise the same power as the High Court to punish any person for the contempt of court and the contempt of court ordinance or any law pertaining to contempt shall have effect accordingly। यानी ये
आपको ऑर्डर कोई नहीं मानता ना, तो कंटेम्प्ट का इख्तियार इस मकसद के लिए दिया गया था। ये इलेक्शन कराने के मकसद के लिए दिया गया। यस, ये नहीं दिया गया कि आपको आपके बारे में चंद अल्फाज कह दिए, आप गुस्से में आ गए, कंटेम्प्ट के नोटिस दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे। अल्टीमेटली फिर हमने कहा तुम कहां से कौन हो भाई, ना तुम कोर्ट हो ना ट्राइब्यूनल हो, तुम्हें तो इख्तियार ये इस मकसद के लिए थोड़ा दे किया गया था। और वो चैलेंज कर दिया, लार्जर बेंच उसमें बना हुआ है। अब आता हूं मैं जरा इससे हट के बातें, चूंकि मैं तो इस केस में इन्वॉल्व बहुत हूं। लाहौर हाईकोर्ट के 10 फरवरी में मैं मौजूद था हाईकोर्ट में, जब बुलाया चीफ सेक्रेटरी को और आईजी को, और ये जो बातें 9 मेंबर बेंच, 5 मेंबर बेंच, 7 मेंबर बेंच, पता नहीं क्या बेवकूफ बनाया हुआ है कौम को वहां बैठकर इन जजों में डाला हुआ है। वो भाई आईने पाकिस्तान में एक बात है, 90 दिन में इलेक्शन होने, और 10 फरवरी को लाहौर हाईकोर्ट के सिंगल जज ने कह दिया था कि 90 दिन में इलेक्शन कराने हैं। और इलेक्शन कमीशन जो भागता फिर रहा था ना, जो कह रहा था उन्होंने कहा कि तुम इस तरह करो, तुम पोल डे दे दो गवर्नर के मुशावरत के साथ। हमें मुझे तो नीयत उसी दिन से लग गई थी ना। उन्होंने कहा वो इंट्रा कोर्ट अपीलें फाइल कर दी, वो लटकाते रहे सारे काम को। फिर कई जजेस ने कहा कि ना भाई हाईकोर्ट में तो कुछ हो ही नहीं रहा था, हाईकोर्ट में तो गवर्नर मिला हुआ था, हाईकोर्ट में अजहर साहब क्योंकि आज का जो मौजू है ये बिल्कुल आप तो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें बता रहे हैं, लेकिन अब ये मामला आ गया सुप्रीम कोर्ट में, और सिक्योरिटी लोग के जो लोग हैं, एजेंसीज के लोग, उन्होंने आके वो ब्रीफिंग वगैरह भी दे दी, जो भी उनकी प्रेजेंटेशन थी, जो वो पहले दिन से कोशिश कर रहे थे, बताया जा रहा है कि शायद सेक्रेटरी डिफेंस भी थे उसमें, वो उन्होंने कर दिया। जो आज रिपोर्ट दर्ज हुई है वजारत ख़जाना की थ्रू अटॉर्नी जनरल ऑफिस और ये इलेक्शन कमीशन, स्टेट बैंक वगैरह, अब इसके बाद लोगों की नज़रें सुप्रीम कोर्ट पर हैं और जाहिर है सुप्रीम कोर्ट सब कुछ देख भी रहा होगा। मेरे पास ये इत्तलात हैं कि आज अटॉर्नी जनरल की भी मुलाकात हुई, शाम में भी मुलाकात हुई चीफ जस्टिस साहब से रिपोर्टेडली। तो क्या आपको लगता है, क्योंकि जो फैसला आएगा, मेरे जहन में तो कोई भाम नहीं है कि जिन लोगों ने आइन को एक मजाक बनाया, उसके साथ जो खिलवाड़ किया, उमर अता बंदयाल साहब बिल्कुल पीछे हटने वाले नहीं हैं। बट मैं चाहता हूं कि आपकी क्या ओपिनियन है, क्या ऑप्शंस हैं? अच्छा देखें, बात सिर्फ इतनी है, कोशिश तो यही की थी उन्होंने 1997 वाले हालात पैदा करने के लिए। वो एक प्रोग्राम में बैठे हुए थे, यही अता ताड़ड़, तो मैंने उनके दादा का नाम ले दिया, गुस्सा चढ़ गया उनको। मैंने कहा कुछ चलना सही, 1997 में बैग लेके गए थे ना जजेस, और अभी भी कोशिश की उन्होंने, लेकिन मर्द मुजाहिद जनाब चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब और सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस, जो मेजॉरिटी जजेस है, वो खड़े हो गए। वो आईने पाकिस्तान जिसका हलफ उठाया उसकी पासदारी के लिए खड़े हो गए, और उन्होंने उस आइन को नफाज का तहिया कर लिया, बेड़ा उठा लिया। और पता था, चूंकि वजह ये है कि ये सारी नजर आ रही थी इलेक्शन कमीशन, ये जो आज बातें हो रही हैं, आज जो रिपोर्टें दाखिल की हैं इलेक्शन कमीशन ने, इसकी रिपोर्टों पे कौन बात करेगा जिसको पता ही कोई नहीं इलेक्शन कमीशन को। यानी जो ये बात के नजूमी बन गया है, जो कर 8 अक्टूबर को लाट, 8 अक्टूबर को क्या हालात ठीक होंगे भाई? एक दिन इलेक्शन कराने हैं, एक दिन के लिए आपने पैरामिलिट्री फोर्सेस लानी है या आपने रिजर्व निकालनी। उस दिन आपको याद होगा जब सेक्रेटरी डिफेंस से पूछा गया था, तो सेक्रेटरी डिफेंस ने कोई जवाब नहीं था। अच्छा, लेकिन अजहर भाई एक मुझे ये जवाब दें, ये जो एजेंसियों के लोग हैं ये आके हुकूमत की बोली बोल रहे हैं और उनको सपोर्ट कर रहे हैं इन कैमरा सेशंस में भी ये, और रोज़ाना आ जाते हैं इधर उस एक इजलास में, और उसके बाद फिर 2-4 चीज़ें लीक करके तो जो ये कहते हैं, तो ये अपने आप को ये कोई फेवर, मतलब कोई इनका इमेज बिल्डिंग तो नहीं हो रही इससे? ये तो बहुत ही एक ऐसी कोलेटरल डैमेज जो है वो तो सारा के सारा मलबा इन पे पड़ रहा है आके। ये ऐसा क्यों कर रहे हैं अजहर सदीक? समी साहब, इस वक्त देखे ना, अकेला इमरान खान वर्सेस ऑल, अकेला इमरान खान उसको काटना चाहते हैं, गिराना चाहते हैं, हर तरह से कोशिश कर रही ना, वो झुका। अब जरा बात को समझिएगा, तो ताकतवर आदमी तो पसंद नहीं है हमारे निजाम में ना। हालांकि ताकतवर को एक तरफ छोड़ें, इस मुल्क को आगे ले जाने की बातें हो रही हैं। इस मुल्क के साथ जिन लोगों ने खिलवाड़ किया, हमने उनका लाके इक़्तिदार में बिठा दिया कि ये पता नहीं क्या जादूगरी है इनके पास। और वो हाल देखें उन्होंने इस मुल्क के साथ क्या किया है।
और क्या करने जा रहे हैं। पूरी दुनिया में मजाक उड़ रहा है इस बात का कि यहाँ सिविल लिबर्टी के नाम पे क्या हो रहा है, यहाँ बगैर पर्चे दिए उठाए जा रहे हैं लोग और अब अंदर डाली जा रहे हैं लोग, कोई चीज सामने नहीं आ रही। फाशिज्म इस हद तक फैल गया हुआ है। ये वो सारी चीजें हैं जो मैं इन सब की बुराई की जड़ एक ही बताता हूँ यार, किसी को बुरा लगे या अच्छा लगे, आज इलेक्शन कमीशन सीधा हो जाए ना तो मसला ही कोई नहीं है। यानी देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है 5 साल की असेंबली पूरी करनी, 5 साल से पहले तहलील कर देनी है। और यहाँ वफाक और सूबे अलग-अलग है। ये जो फेडरेशन का निज़ाम लाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ 18वीं तरमीम के बाद सूबों की अपनी हैसियत है, वफाक की अपनी हैसियत है, इलेक्टोरल कॉलेज अलहदा है, एक जगह इलेक्शन होने नहीं है, कंफ्यूज कराकर एक बात हो। यानी कई लोग ये कहते हैं कि जनाब सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब का तो फैसला कर दिया, खैबर पख्तूनख्वा क्यों नहीं किया? भाई खैबर पख्तूनख्वा के वकील भाग गए थे, कमरान मुर्जा साहब ने कहा मैं वकालत वापस ले रहा हूँ गवर्नर का, तो वो तो फिर बात खत्म हो गई थी। और ये कसूर किसका है कि गवर्नर इनका था। अब देखिए बड़ी आईनी प्रोविजन क्या थी, आइन का आर्टिकल 112 बड़ा क्लियर है कि जैसी असेंबली तहलील हो फौरन पोल डे पहले देना है, ना ग्रांड कबीना बाद में बननी। इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी गैर कानूनी और गैर आईनी तौर पर काबीना बनी हुई है, पोल डे अभी तक नहीं दिया और गवर्नर फिर रहा है। ऐसे गवर्नर को उठा के बाहर फेंके, गवर्नर को हटाएं, आर्टिकल 4, 5 इसके खिलाफ जितने भी कार्रवाई करनी है वो कार्रवाई करें आप बैठकर। अब मुझे बताइए, जो मेरा सवाल है आपसे, जो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि जाहिर है अब सुप्रीम कोर्ट के पास रिपोर्ट्स है, आज नहीं तो कल ऑर्डर तो आएगा, मुझे तो यकीन है कि शायद लेट नाइट आए, आज ही आएगा। आपको आपके सोर्सेज क्या बता रहे हैं? उन्होंने दो तरह से है। एक तो पैसों का जो मेरे तक इतला है कि स्टेट बैंक ने कहा जी पैसे हमने वो मखसूस फंड में डाल दिए हैं और वफाकी हुकूमत ने उसको मंजूर करने के बाद असेंबली में अप्रूवल के लिए भेज दिया। ऑर्डर ये नहीं था। हमेशा सप्लीमेंट्री ग्रांट जो है वो पहले खर्च की जाती है, खर्च कर ली जाती है और उसके बाद में उसकी अप्रूवल ली जाती है। ग्रांट सप्लीमेंट्री इसलिए कहलाती है ना, यानी वरना तो एनुअल बजट स्टेटमेंट में आ जाए। और इलेक्शन कमीशन जो कि पैसा ऐसा है इलेक्शन के वाले से कंसोलिडेटेड फंड में जाता है, कंसोलिडेटेड फंड में क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। अदालतों की तनख्वाहें, अदालतों के खर्चे उसमें। आज आप पार्लियामेंट में बैठे और आप कहें जनाब हम सारे के सारे जो पैसा लेके जा रहा है अदलिया हम इसको बंद कर देंगे, करारदाद के जरिए मुस्तरद कर देंगे, तो क्या ये निजाम चल सकेगा? चल सकेगा? नहीं चल सकेगा। नैब का आप बैठ के, यानी आप एक ऐसी रवायत डाल रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन को भी रिटर्नेड कर दिया आपने। इलेक्शन कमीशन एक आजाद और खुद मुख्तार आईनी इदारा है, जो पैसे मांग रहा है सारे पैसे देने हैं आपने उसको, आप उसके बाद ऑडिट करते रहे। यानी आप पैसे यूं नहीं देंगे कि इलेक्शन ना हो। अब यहाँ 2 डिविएशन है और मैं तो समझता हूँ, मुझे बड़ी उम्मीद है कि इस हवाले सुप्रीम कोर्ट इस मामले को 2 तरह से देखेगी। एक तो आर्टिकल 4 और 5 की खिलाफ वर्जी, 90 और 91 की खिलाफ वर्जी आपने मुस्तफा इंपैक्स के केस को सामने। एक और मैं बड़ी जबरदस्त बात बता दूं, ये इस कॉन्टेक्स्ट में देखेगी और ये आर्टिकल 4 और 5 हड़ तोड़ने की खिलाफ वर्जी है, मगर साथ साथ ये तौहीन अदालत भी है। आर्टिकल 204 की वायलेशन भी है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस सेक्शन 3 की सजा सेक्शन 5 में दी है, वो है तकरीबन 6 माह के लिए, और आपने वो खुद तोड़ा है। फिर यहीं पर नहीं, ये उठा के आप पार्लियामेंट में ले गए और पार्लियामेंट में बगैर सोचे समझे मनी बिल जो है, पार्टी की जो डायरेक्शन है, यानी मनी बिल में आप खिलाफ वोट डाल ही नहीं सकते। और कमाल की बात है, आपने जब रिजेक्ट कर दिया तो 63A आर्टिकल आएगा इसके अंदर, जिसे डरे बैठे हैं वो लोग का जिन्होंने वोट उसके खिलाफ डाला है तो सारे के सारे नायल हो सकते हैं। वो रेफरेंस फाइल करते या नहीं करते वो एक अलग इशू है, लेकिन याद रखिएगा अब ये माला सारा मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने है। सुप्रीम कोर्ट के सामने ठीक है। मैं अजहर साहब, मुझे ब्रेक पर जाना है, मैं एक ब्रेक हम लेते हैं और वापस से मैं आपसे, मेरा सवाल होगा कि वज़ीर कानून ने बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया है कि जो 2 जूनियर जजेस को सुप्रीम कोर्ट में लाया गया वो तो जनरल बाजवा के कहने पर उन्होंने वोट दिया और वो नॉमिनी थे उमर अता बंदयाल साहब के, जबकि मेरी जो इत्तला है, हो सकता है कि गलत हो, आप इसे करेक्ट कर दीजिएगा, कि वो जो 2 जजेस रिकमेंड होके आए थे, वो जो रिस्पेक्टिव उनके चीफ जस्टिस हैं उन हाई कोर्ट्स के, उनकी तरफ से वो रिकमेंडेड थे,
वो कोई उमर अताब बंदयाल साहब के नॉमिनी नहीं थे। लेकिन एक छोटा सा वक्फा, फिर इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक। अज़हर सदीक साहब हमारे साथ हैं, ताबिश भट्ट भी हमारे साथ हैं, उनसे भी अभी थोड़ी देर में बात करते हैं। ज़मान पार्क की सिचुएशन, इमरान खान इस सारी सूरत हाल पर क्या देख रहे हैं। मैं ब्रेक पर जाने से पहले अज़हर सदीक साहब, रात आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने उमर अताब बंदयाल साहब पर एक बड़ा शदीद इल्ज़ाम लगा दिया, और जो जूनियर जजेस को जो मूव किया गया था ऊपर सुप्रीम कोर्ट में, कहा कि ये जनरल बाजवा के कहने पर हमने वोट दिया क्योंकि ये चीफ़ जस्टिस के नॉमिनी थे। जो मैं समझता हूँ ये जो 2 जज थे, ये तो जो हाई कोर्ट्स के चीफ़ जस्टिस हैं उनकी रिकमेंडेशन पर आए थे। आप क्या कहते हैं? बहुत शुक्रिया समी साहब, बड़ा दुख और अफसोस हुआ कि आपने फिर कंप्रोमाइज हो गया ना जी, अगर ये लफ्ज इस्तेमाल किए उन्होंने। और वजह क्या है कि ये भी जो सीनियरिटी वाला जो मसला है ना, ये भी इन्हीं लोगों का बनाया हुआ है, एक खास ग्रुप का। ये खास ग्रुप जो है ना, और ये लॉन्ग स्टैंडिंग मसला ये सेटल हो चुका है। मैं पहले आपके सामने PLD 2002 सुप्रीम कोर्ट 939, ये सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान है, और ये लैंडमार्क जजमेंट है। और आपने जज किसको रखना है? जिसने 5 साल हाई कोर्ट के जज के तौर पर काम किया हो, दैट्स ऑल। या 15 साल वकालत की प्रैक्टिस हो। कहीं भी सीनियरिटी का, ये मैं चैलेंज कर रहा हूं, कहीं भी सीनियरिटी का प्रिंसिपल नहीं है। अगर यही प्रिंसिपल रखना है तो हाई कोर्ट में जब सेशन जजेस आते हैं उनकी सीनियरिटी क्यों नहीं लेते आप लोग? फिर भी ये जो आप सीनियरिटी का सो कॉल्ड घोंसला बनाया हुआ है आप लोगों ने, किस बुनियाद पर? ये जजमेंट है, यहाँ लफ्ज ही कोई नहीं है, मोस्ट सीनियर का लफ्ज इस्तेमाल ही नहीं हुआ है। यानी या तो हो ना कि आपने आर्टिकल 177 को सामने रखते हुए आप कहेंगे आपने ये जैसे 193 आर्टिकल है, हाईकोर्ट का जज बनना है तो हाईकोर्ट के जज के बनने के लिए 10 साल आपकी वकालत होनी चाहिए और 45 साल आपकी उम्र होनी चाहिए। ये वो रिक्वायरमेंट है जो आईने पाकिस्तान ने रखी है। यानी हम अब ये बैठकर जनाब जूनियर जज, सीनियर जज, भाई बड़ी सीरियस सी बात है। आपने 177 के साथ जब सुप्रीम कोर्ट का जज बनाना है ना, वो लिखा हुआ है, a person shall not be appointed a judge or a Supreme Court, he is a citizen of Pakistan, has for a period of not less than 5 years being a judge of, that's all। और हाँ, बड़ी जबरदस्त जो बात है कि वहां पर अगर आपने अगर लगाना है एक्टिंग चीफ जस्टिस, अब एक्टिंग चीफ जस्टिस लगाते हुए लफ्ज इस्तेमाल हुआ मोस्ट सीनियर जज, दैट्स ऑल। यानी ये तो आईनी पोजीशन आपके सामने, जजमेंट मैंने आपके सामने सारी बता दी है। ये जो ये कहा गया, और दूसरा जहां तक है हाईकोर्ट के जज साहब जब लेके जाते हैं तो मुशावरत होती है। मेरा सवाल ये आपने बिल्कुल वाजे कर दी। मेरा सवाल ये है कि ये जो इस वक्त टारगेट हमें उमर अताब बंदयाल साहब लग रहे हैं, ये जो आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने गुफ्तगू, इन हालात में तो अटार्नी जनरल साहब की 100 मुलाकातें भी हो जाएं चीफ जस्टिस साहब से तो वो कोई फ्रूटफुल नहीं हो सकती, इसलिए कि ये जो सारे का सारा मलबा ये डालने की कोशिश कर रहे हैं चीफ जस्टिस साहब पर, तो ये अच्छाई की या सूरत हाल बेहतर होने की तो मुझे इस तनाजुर में कोई शक्ल नज़र नहीं आती। समी साहब देखिए, बात को समझना है। चले मैं एक और आप चूंकि लॉयर्स मूवमेंट में हमारे साथ थे, फ्रंट के खिलाड़ी थे आप साथ हमारे। 2 लॉयर्स मूवमेंट के पीछे 2 एजेंडे थे। एक जनरल परवेज मुशर्रफ को हटाना था। जनरल परवेज मुशर्रफ की 1000 इख्तलाफ ने लोगों को अपने तौर पर, मैं खुद उनके खिलाफ तहरीक शुरू की है, लेकिन उसकी मुल्क के लिए खिदमात हैं। दूसरी जो बात है वो क्या है कि जजेस भर्ती करने थे अपनी मर्जी के, और वो नतायज आप लोगों के सामने हैं। नहीं, वो जो जजेस मूवमेंट थी, वो जो इफ्तिखार साहब का जो इशू था उसमें वो टोनी को वजीर, वो उसको एसपी भी तो बना था ना, आप भूल गए? अगर शौकत अजीज साहब टोनी को वजीर आज़म बना देते तो ये मसला हल हो जाता। ये तो कोई झगड़ा ही नहीं होना था फिर तो। ये तो वो जो डिफाइंस थी इफ्तिखार साहब की, वो तो टोनी के लिए थी। ये सभी साहब यही तो सच है।
इफ्तिखार चौधरी साहब ने आकर, ये अभी भी आप देखिए इस सारे मामले में इफ्तिखार चौधरी आज भी जिंदा है। याद बता दूं मैं आपको कि जो पहले बैठ के पीछे जो सारे कहीं ना कहीं अपना वो डोरियां हिलाने वालों में है, वो इफ्तिखार चौधरी कहीं ना कहीं बैठा है। अब जजेस के नाम लेने की जरूरत नहीं है। ये बूटे बूटे बहुत सारे चौधरी इफ्तिखार के लगाए हुए हैं। बिल्कुल यही ये समझ जो रहा है इस बात कीकर को। के दरख्त है ना, कैक्टस, ये उन्हीं के लगाए हुए हैं। ये देखिए बात सच है, बात फिर दूर तक जाएगी, वो समझने वाली बात है। यानी इन्होंने आके एक रेगुलेटरी कैप्चर का एक प्रिंसिपल है, किसी भी इदारे को कैप्चर करना हो एससीसीपी में तो उसमें अमल दखल ऐसा कर दे तो यानी हुकूमत वक्त आकर, यानी यहाँ पीपल्स पार्टी के दौर के जजेस जब लगाए गए थे, अल जिहाद ट्रस्ट आया निकाल दिए। नवाज शरीफ के दौर के लगाए गए जजेस हमेशा कायम और दायम रहे हैं, वन वे और दी अदर। इसीलिए तो फिर इनके लिए सहूलतकार के तौर पर कई लोग रहे हैं। ये रिकॉर्ड की बातें हैं। हुदैबिया 1 का जो केस है वो अगर जजमेंट पढ़ के देखे तो आपको बहुत पता लगेगा। फिर अपील फाइल नहीं की गई। इन अभी देखें आप, अभी आप देखिएगा कि अब इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने बरी कर दिया, चले कर दिया बरी, अपील क्यों नहीं फाइल की? मनी ट्रेल आज तक सामने नहीं है। ये रिकॉर्ड के ऊपर चीजें मौजूद हैं और फिर किस तरह बचाया जाता है वो आप लोगों को सबको अंदाजा है इस बात का। तो ये अब पहली दफा ऐसा हो रहा है कि यहाँ इस मुल्क में जुडिशरी, जो इस वक्त जुडिशरी जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस ये सारे इकट्ठे हैं, उन्हें किसी की जात का कोई ताल्लुक नहीं है। उन्हें क्या फायदा मिलना है? वो तो आईने पाकिस्तान 1973 के लिए। अच्छा, मैं आपको एक आज की जो मेरी कन्वर्सेशन है वो सुना के आगे मूव करते हैं। अनवर मंसूर साहब में मेरी उनसे मुलाकात हुई, उन्होंने मुझे बताया कि अभी मैं फंडिंग केस वहाँ से आया हूँ इलेक्शन कमीशन से, तो उन्होंने एक हाई कोर्ट के डिसीजन का हवाला दिया। तो उस पर इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि हाई कोर्ट का हमने अपनी समझ के मुताबिक सही फ़ैसला दिया है, तो ये हाई कोर्ट का फ़ैसला हम नहीं मानते। उन्होंने कहा और अगर करनी है तो जाएं आप जाके अपील कर लें, 6, 7, 8 साल वहाँ पे लगे रहें, अपील करते रहें। जिस पर अनवर मंसूर साहब ने याद दिलाया कि बेसिकली हाई कोर्ट का आपके जो फ़ैसला था उसके ऊपर ये फ़ैसला आया और उसमें अगर आप नहीं मानते थे तो आपको हाई कोर्ट के फ़ैसले के खिलाफ अपील आप दायर कर देते। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने कहा कि हम नहीं समझते, हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि हम अपील दायर करें हाई कोर्ट के फ़ैसले के खिलाफ, हमारा फ़ैसला जो था हमने दे दिया है, बस अब यही सही है। ये बात ऑलरेडी होने लग गई है जो सुप्रीम कोर्ट के साथ इन्होंने किया है वफाकी हुकूमत ने और स्टेट बैंक ने और वजारत फाइनेंस ने और इलेक्शन कमीशन ने। ये आज मुझे अनवर मंसूर साहब ने बताया और वो बड़े अफसुर्दा थे, बड़ा मैं आई कुड सी ऑन हिज फेस कि वो कह रहे थे कि मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा ऐसा। तो ये बेतौकीरी जो हुई है, मैं इसके बारे में मुझे बताइए कि इसका रिपेयर कैसे हो सकता है, कैसे? हम सब शर्मिंदा इस हवाले से। हमने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अगर की तो मकसद क्या था? इन अदालतों के साथ खड़े होने वाली बात थी। और याद रखिएगा बुगला की मेजोरिटी तादाद से साथ खड़ी है। आपने बात ऐसी छेड़ ली है ना, मैं तो पेश होता रहता हूँ ना इलेक्शन कमीशन के सामने, जब आप जाते हैं तो वो तो ऐसे शो करते हैं जैसे वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर के जजेस हैं। ये जो अब नॉर्मल जो पोजीशन है ना उनके हवाले से ये फिरौनियत का एक एलिमेंट किसी ना किसी तरह से कहीं ना कहीं नजर तो आता है ना, क्या कोई करे या ना करे वो एक अलग बात है। लेकिन आप सिर्फ यहाँ देख लें कि इलेक्शन कमीशन ने हाई कोर्ट के फैसले से, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सारे उठाकर, यानी ये जनवरी से जंग चल रही है और हम आज अप्रैल एंड पे पहुंच चुके हैं। लाहौर हाई कोर्ट का सिंगल जज का फैसला डिवीजन बेंच पे गया, फिर सिंगल जज का फैसला, फिर उसके अलावा कंटेम्प्ट फाइल हुई, फिर इन्होंने आज तक क्या, आप अंदाजा लगाएं, बड़ी मजेदार बात बताऊं आपको। अच्छा, इन्होंने एक ब्रेक पे जाना है, मैं वापस आता हूं तो फिर आपसे ये बात सुनते हैं क्योंकि वक्फे का ताबिश से भी पूछेंगे, बड़ी देर से वो इंतजार कर रहा है, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। अभी ब्रेक के दौरान मैं अपने दोस्त जो कि सुप्रीम कोर्ट के बड़े एक मशहूर और ज़बरदस्त रिपोर्टर हैं जनाब फ़ख्र रहमान साहब, उनसे मैं बात कर रहा था तो उन्होंने मुझे कहा कि समी भाई, मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान दुनिया का अब वाहिद मुल्क बन चुका है, बल्कि गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अब इसका नाम आ जाना चाहिए, जहाँ पर हुकूमत, पार्लियामेंट और इदारों ने आइन के ख़िलाफ़ बगावत कर दी है।
ये अभी मुझे फ़ख्र रहमान साहब कह रहे थे, लेकिन मैं अभी भी समझता हूँ कि जो हमारे जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं हुकूमत में भी, इदारों में भी, जिन्हें आइन का बहुत ज़्यादा उनकी सेंक्टिटी का एहसास है और एट द एंड ऑफ द डे आइन पाकिस्तान प्रिवेल करेगा। ये बातें हो रही हैं, मायूसी में भी होती हैं, गुस्से में भी होती हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मुझे ये लगता है कि मामलात जो हैं वो आइन की तरफ ही जाएंगे। और जैसा चौधरी एतजाज़ ने कहा कि 14 मई को अगर सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन का हुक्म दिया हुआ है, तारीख़ है, तो पैसे भी आएंगे और इलेक्शन भी 14 तारीख़ को ही होंगे। मैं ज़रा अज़हर सदीक़ साहब, आपकी इजाज़त से मैं ताबिश भट्ट, हमारे नुमाइंदे इस वक्त ज़मान पार्क में हैं, ज़रा उनसे पूछ लें कि इमरान खान साहब की एक्टिविटीज़ आज की क्या थी और वहाँ पर क्या माहौल है। ताबिश, अस्सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। ताबिश, क्या खबर आ रही है अंदर से ज़मान पार्क से? बड़े मसरूफ़ हैं, मीटिंग्स हैं, परवेज़ इलाही, फवाद और जनाब शाह महमूद कुरैशी और इसके अलावा और बहुत सारे लोग, तो ये सारे मामलात पर नज़र रखी हुई है इमरान खान ने भी। क्या अंदर से खबरें आ रही हैं कि अदलिया की हमायत में तहरीक इंसाफ अब सड़कों पर आने का प्लान कर रही है? देखिए, बिल्कुल चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने आज भी मुख्तलिफ मीटिंग्स की, लेकिन सबसे जो अहम मीटिंग थी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर और साबिक वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही से हुई। और जो इलेक्शन के हवाले से जो टिकटें हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 297 जो टिकटें तकसीम करनी है, उस हवाले से जो है खसूसी गुफ्तगू हुई और आइंदा के लाए अमल पर भी गुफ्तगू की गई। अभी कुछ देर बाद जो है ज़रा ये कह रहे हैं कि टिकटों का जो अनाउंसमेंट है उस वो कर दिया जाएगा, क्योंकि कल इलेक्शन कमीशन में जमा करवाएंगे और परसों जो है वो इन जो निशान है अलॉट कर दिए जाएंगे। दूसरी साइड पर जो है तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं उनकी जानब से ये कहा जा रहा है कि ईद के बाद से जो है सड़कों पर आने का ऐलान जो है वो कर दिया जाएगा। लेकिन अभी की जो सूरत हाल है, तहरीक इंसाफ के कारकुनों की बड़ी तादाद अभी भी ज़मान पार्क में मौजूद है और हज़ारों की तादाद में लोग रोज़ाना की बुनियाद पर यहाँ पर मौजूद होते हैं। लोग यहाँ पर नमाज़ पढ़ते हैं, तरावियाँ पढ़ते हैं और यहाँ पर एक मेले का सा समा है। दूसरी साइड पर जो है तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान, फवाद चौधरी से आज उनकी मुलाकात हुई, परवेज़ इलाही से मुलाकात हुई, तो ये तमाम मुलाकातें भी आज जारी हैं। और इसके साथ साथ ये भी देखा जा रहा है कि जो आइंदा का सियासी लाया अमल है उस हवाले से गुफ्तगू की जाए। आज परवेज़ इलाही ने जब इमरान खान से गुफ्तगू की तो उनका ये कहना था कि जिस तरह यूसुफ ज़रा गिलानी जो है नाअहल हुए थे, इसी तरह शहबाज शरीफ भी नाअहल होंगे और इस जो अदलिया की इज़्ज़त है उसकी बहाली के लिए अगर 14 मई को इलेक्शन नहीं होंगे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो रोड्स पर नज़र आएगी। लेकिन अभी जो सूरत हाल है, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ज़मान पार्क में मौजूद हैं और कारकुनों की बड़ी तादाद अभी भी बाहर मौजूद है और जिन जिन की टिकटों का ऐलान हो रहा है वो बड़ा खुशी मना रहे हैं, क्योंकि अभी कुछ देर में इमरान खान जो है ख़ुद इसका ऐलान करेंगे। क्योंकि तहरीक इंसाफ के सदर जो है परवेज़ इलाही, उन्होंने कहा है कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान खुद इस बात का ऐलान करेंगे जो 297 टिकटें पंजाब भर में दी जाएगी उनमें कौन कौन से कैंडिडेट हैं उनको टिकटें दें, क्योंकि हर जो हल्का है वहाँ 10 से 15 कैंडिडेट जो हैं वो सामने आए थे। और तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने तमाम लोगों का इंटरव्यू खुद किया था और कई महीनों से मैं खुद ज़मान पर मौजूद और यहाँ पर हमने ये देखा कि कोई जनरल स्टोर का जो चला रहा है वो भी यहाँ पर जो है इंटरव्यू देने आए और हर तरह के लोग यहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए। इमरान खान ने ये कहा था कि कोई भी आज़ाद जो है वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता, तो जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टिकट देगी तमाम जितने भी उम्मीदवार होंगे उसकी हमायत का ऐलान करेंगे। अच्छा ताबिश ये बताइए, ताबिश ये बताइए कि जिन लोगों को टिकट्स नहीं मिलेंगे उनको फिर बल्दियाती इंतखाबात में अकोमोडेट करने की बात की जाएगी या उनको कोई इंसेंटिव दिया जा रहा है? देखिए, बिल्कुल ये बड़ा अच्छा सवाल था कि यहाँ पर कई लोगों का ये था कि हमें एमपीए की टिकट दी जाए, लेकिन उन्हें बल्दियाती जो है नुमाइंदों के तौर पर जो इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा और इस बात की श्योरिटी दी गई है कि उन्हें अगर एमपीए का टिकट नहीं दिया जाएगा तो उन्हें बल्दियाती इंतखाबात में ज़रूर मौका दिया जाएगा। तो इसलिए तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान इससे पहले भी कह चुके हैं कि जिसको पार्टी चाहेगी उसको टिकट देगी। हो गया ताबिश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मुझे अज़हर सदीक़ उनके कंक्लूडिंग रिमार्क्स लेने हैं क्योंकि वक्त जो है वो ख़त्म हो रहा है। अब जनाब अज़हर सदीक़ साहब ये बयान फरमाइए कि कल का दिन आएगा, आज रात को अगर नहीं आर्डर आता तो कल कौम क्या जिन लोगों ने आइन से खिलवाड़ किया है उनको कटहरे में देखेगी? सुप्रीम कोर्ट एक मौका जरूर देगी उनको कि पैसे ट्रांसफर करें और जहां तक पैरामिलिट्री फोर्सेस बाकी इस हवाले से वो भी ऑर्डर करेगी, एक मौका जरूर देगी। लेकिन इसके बाद अगला जो मौका है वो तौहीन अदालत की हद तक जाएगा और मैं जैसे आपको बताया कि दरख्वास्त तैयार कर रहा हूँ
कि जिसमें इलेक्शन कमीशन की वायलेशन दर वायलेशन और जो रोल और यहाँ तक पहुंचने में ये सारा कसूर जो है इलेक्शन कमीशन का है। इलेक्शन कमीशन को डिसबैंड करने के लिए या उनको डिस्क्वालीफाई करने के हवाले से वो भी हम काम कर रहे हैं। पर हम उम्मीद रखते हैं आखिर जाने से पहले कि हमारी सुप्रीम कोर्ट आइन और कानून के साथ खड़ी है, पूरे पाकिस्तान की वोकला बरादरी कार खड़ी है, क्योंकि चीफ जस्टिस हमारी रेड लाइन है, हमारी अदालतें हमारी रेड लाइन है। हम इस मामले से बिल्कुल पीछे नहीं हटे और हम तैयार खड़े हैं। ईद के फौरन बाद सड़कों पे हम आने के लिए तैयार खड़े हैं कि एक बहुत मैसिव मूवमेंट चलानी पड़ी तो हम चलाएंगे। बहुत शुक्रिया अजहर सदीक साहब। नाजरीन इजाज़त दीजिए, कल फिर इंशाल्लाह मुलाकात अल्लाह निगहबान। को चेयरमैन बोल शोएब शेख के खिलाफ मनगढ़ंत, झूठा और बेबुनियाद केस। हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयों पर उतर आई। रिश्वत देने के झूठे इल्जाम के पीछे असल हकायक बोल ले आया अवाम के सामने। सिंध हाई कोर्ट की जानिब से 10 मार्च को एग्जैक्ट केस में बरियत का फैसला भी दे दिया गया, जो रिश्वत के इस इल्जाम को झूठा और बेबुनियाद साबित करने के लिए काफी है। सवाल ये उठता है, न रिश्वत लेने वाला न देने वाला मौजूद, तो फिर ये मुकदमा क्या है? गुज़िश्ता 5 सालों में ना तो कोई गवाह पेश हुआ और ना ही कोई सबूत सामने आया, जबकि कोई इंक्वायरी अमल में नहीं लाई गई। जब मुल्जिमान से कोई तहकीकात नहीं की गई, कुछ साबित नहीं हुआ, तो फिर ये मुकदमा क्या है? इससे कबल केस की इंक्वायरी कमेटी के सामने खुद जज कादिर मेमन ने रिश्वत के इल्जाम की तरदीद की थी और कमेटी को तहरीरी तौर पर आगाह भी किया था। इस झूठे और बेबुनियाद केस की कानूनन कोई हैसियत नहीं। सिंध हाई कोर्ट इस मुकदमे में शोएब शेख को बरी कर चुकी है, तो फिर इस नाम नेहाद इल्जाम की कानूनी हैसियत क्या है? बोल इंसाफ का मुंतजिर है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।